वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में, द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आ गए हम आपके पास जनरल अवेयरनेस की अगली क्लास लेकर। जी हाँ, जिसमें हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और जो आए हैं वैसे क्वेश्चन की हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं आपके पास। थ्योरी बुक को एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आए हैं आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन है धोलावीरा में, ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में और ऑप्शन डी है आलमगीरपुर में। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो हड़प्पा में जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, यानी कि अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धोलावीरा में। जी हाँ, और ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया ये मैं आपको बता दूँ। ये क्वेश्चन आया है 46th बीपीएससी। जी हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है जो कहाँ पर है, धोलावीरा में है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो ये रहा हमारा, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इसकी खोज जगतपति जोशी ने 1967-1968 में की, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990-1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी धोलावीरा की, तो जेपी जोशी ने 1967, 1967 और 1968 में। लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन यानी कि बृहद पैमाने पर इसका जो उत्खनन था वो कब हुआ, 1990 और 1991 के बीच किसने किया था, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्भेद्य प्राचीर, अतिविष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का एक अनूठा नगर था। इस प्रकार धोलावीरा एक बहुत बड़ी बस्ती थी जिसकी जनसंख्या 20,000 थी। धोलावीरा की जनसंख्या कितनी थी, 20,000, जो मोहनजोदड़ो से आधी मानी जा सकती है। तो मोहनजोदड़ो की कितनी होगी, तो 40,000 के आसपास होगी। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं पतन की विश्वसनीय जानकारी हमें धोलावीरा से मिलती है। जल स्रोत, सूखने व नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण इसका विनाश हुआ। यह 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय मिले जो एक अनूठी जल संग्रहालय व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करते। तो यहाँ पे बहुत सारे जलाशय मिले। ठीक है, तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, एक यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली थी वो क्या थी, अच्छी थी। बहुत सारे जलाशय वगैरह सब थे यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्य रंग किस किस रंग का उपयोग होता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। और इसका करेक्ट आंसर है लाल रंग। इसी रंग को क्या बोलते थे, गेरू रंग भी बोला जाता था। ठीक है ना, जो इतिहासकार थे क्या बोलते थे, गेरू बोलते। ठीक है, और ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में है आपका, तो ये क्वेश्चन जो आपके 40th बीपीएससी, जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी के एग्जाम में 40th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए, इन बर्तनों का चलन उस समय पूर्वी पंजाब से उत्तरी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। कहाँ कहाँ तक था इनका चलन, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पे उनके अवशेष मिले इन बर्तनों के। इन मिट्टी के बर्तनों का एक लाल रंग दिखाई देता है, लेकिन ये खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों की उंगली पर एक गेरू रंग छोड़ते हैं। ठीक है ना, उसी रंग को क्या बोले, वो जो वहाँ पे जो पुरातत्वविद थे वो क्या बताए, गेरू रंग बताए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में दो रंग हो सकते हैं, या तो गेरू रंग का जिक्र हो सकता है या तो लाल रंग का जिक्र हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। या अगर आपको ऑप्शन में बस लाल दिख रहा है तो लाल देंगे, अगर गेरू रंग मिल रहा है तो सिर्फ गेरू रंग देंगे। ठीक है ना, देखते हैं आगे। इसी वजह से इसका नाम गेरू रंग के बर्तन पड़ा था। इसके साथ ही इन्हें कभी काले रंग की चित्रित पट्टी के उकेरे गए पैटर्न में सजाया जाता था। दूसरी ओर पुरातत्वविदों का कहना है कि गेरू रंग के बर्तनों को उन्नत हथियार और उपकरणों, भाला और कवच, तांबे के धातु और अग्रिम रथ के साथ चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही इनकी वैदिक अनुष्ठानों के साथ भी समानता भी देखी जाती है। ठीक है, जितने वैदिक अनुष्ठान होते तो उसमें भी इनकी समानता रहती थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ऑप्शन सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, या फिर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। इसका करेक्ट आंसर है, जो सिंधु सभ्यता वो किस पीरियड में आता है, तो वो आता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके कौन से एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके 39th बीपीएससी
PSC के एग्जाम में, जी हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि इतिहास प्रागैतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल के मध्य का समय है। क्या होना, हिस्ट्री को जो डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया है। तो पहले आती है प्री हिस्ट्री, फिर आती है प्रोटो हिस्ट्री और फिर आती है हिस्ट्री, ठीक है ना। तो जो हिस्ट्री को, तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये आता है बीच में आता है, ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री बीच में आता है, ठीक है, यहाँ पे प्री हो गई और यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है, ये प्रोटो हिस्ट्री बीच में हो गया, ठीक है। तो यही दिया हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में जो आता है वो क्या है, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, देखते हैं आगे, ठीक है। यह वो समय है जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ किया था। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन गया कि मनुष्य ने किस काल में खेती करना आरंभ किए कर दिया था, मनुष्य ने किस काल में खेती करना आरंभ किया, तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। आगे चलते हैं। यह मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का दौर है, इसे निम्न आधार पर बांटा गया: प्राक हड़प्पा संस्कृति और उत्तर हड़प्पा संस्कृति। आद्य इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सके। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन से काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर से आद्य ऐतिहासिक काल होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने जो आपको दिमाग में रखना है कि खेती करना आरंभ किस काल में शुरू हुआ, तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री में, और कौन से काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सका, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटो हिस्ट्री, फिर से आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित कौन से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, ए हड़प्पा, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है ना। और ये कोई एग्जाम, कौन से एग्जाम में आया, तो ये देखिए, ये आया है UPPSC के एग्जाम में, UPPSC 2004 में आया था ये क्वेश्चन, 2004, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हाँ, UPPSC के एग्ज़ाम में 2004 में। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप उनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन को देखते जाइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट याद होते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को क्या कहते हैं, अन्नागार कहते हैं, ठीक है। हड़प्पाकालीन लोगों को नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। तो नालियाँ वगैरह भी थी वहाँ, मतलब मोहनजोदड़ो में ना जल निकासी, जल संचयन, ठीक है ना, जल को जमा करने का, जल को बाहर निकालने का बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। इससे पता चलता है कि यह नगर निर्माण के नगरों जैसे विकसित और भव्य थे। ऐसा माना जाता है ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है, जिसमें मोहनजोदड़ो भी आता है। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा क्षेत्र है वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उनको ज़्यादा तरह से याद रखें। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कहते हैं, और विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष 20 स्तंभों पर आश्रित है। यहाँ 8 फीट की गहरा, 30 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा कुंड भी है। इसमें वाटर रूफ ईंटें भी लगाई हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव के रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गाढ़े का ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध में भी जानते थे, ठीक है ना। इस नगर की सड़कें और गलियों में आज भी घूमा जा सकता है। यहाँ की दीवारें और सड़कें आज भी काफ़ी मजबूत है। उस टाइम की बनी हुई चीज़ें, उस टाइम की बनी हुई सड़क, उस टाइम की बनी हुई दीवारें अभी तक मजबूत है। तो आप समझ सकते हैं उनमें कितना कौशल था कि वो लोग ने अभी तक जो बनाया वो अभी तक उपयोग में लाया जा रहा है और इतने मजबूत भी हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा हुए हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ऑप्शन बी जॉन मॉर्शल और ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वेदी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, और ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स और VB राव। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को मालूम होगा, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी।
ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है? तो ये क्वेश्चन आया है CPSC, छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए 1920 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 1921 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू हुआ, ठीक है। उत्खनन के बाद जो सामने आया उसने भारत की एक दूसरी तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। इसके पहले भारत का इतिहास आर्यों तक ही सीमित था। इससे पहले क्या था ना कि भारत का इतिहास में इतना ही चीज़ें थी कि मतलब हमारे यहाँ आर्य आए थे, उन्होंने भारत की खोज की थी, लेकिन इससे क्या हुआ और हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता चला, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर होगा सौराष्ट्र में। जी हाँ, रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान के एग्जाम में। जी हाँ, RAS और RTS राजस्थान में ये एग्जाम में होते हैं और ये क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज़्यादातर अधर्मरुस्थलीय है, ठीक है ना, अर्ध मरुस्थलीय। क्या है? अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, महाभारत के समय द्वारकापुर इसी क्षेत्र में स्थित थी। महाभारत की जो द्वारकापुरी थी वो कहाँ पे स्थित थी? तो इसी क्षेत्र में स्थित थी। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप स्थित रंगपुर की खुदाई 1953-1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। तो इसकी खुदाई किसने की थी? ये नाम याद रखेंगे, रंगनाथ राव ने, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड को भी आप इंपॉर्टेंट रखेंगे, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। उस टाइम के मनुष्यों ने जो मिट्टी के बर्तन बनाए थे, ये सबसे पहला स्वरूप है मृदभांड, ठीक है। सबसे पहले जो उन्होंने बनाया था उसको हम लोग मृदभांड बोलते हैं। मिट्टी का बना हुआ पहला बर्तन मृदभांड था, उन्होंने उनका नाम दिया था मृदभांड, ठीक है। मृदभांड के बाद जो बना उसको लोग मनका बोलते थे। क्या बोलते थे? मन का। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये दो तरीके से दो नाम याद रखेंगे आप, मनका और मृदभांड। इस पर क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। देखते हैं आगे। पाट पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले। यहाँ उत्तरवी हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में मिले। चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसके प्रभारी कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मेकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव और डी कर्नल टॉड। और इसका करेक्ट ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन RAS और RTS के एग्जाम में पूछा गया है। RAS और RTS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला, सबको पता होगी ये बात। और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर के जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ और मोहरे आदि मिले। पिछले 100 वर्षों तक अब तक इस शहर के 1/3 भाग की खुदाई हो चुकी है और अब वो भी अब बंद हो चुकी है। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें जलकुंड भी हुआ करता था, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिक सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। और शायद आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बैल। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि भगवान शिव किन से? आद्य शिव से जुड़े हुए, ठीक है। तो वही सेम एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। सिंधु घाटी मूर्तियों में बैल की आकृति वाली मूर्ति मिली थी जिन्हें ऋषभनाथ से जोड़ा जाता था, ठीक है। ऋषभदेव जिसे ऋषभदेव का सूचक बैल चिन्ह भी मिलता है, ठीक है ना। ऋषभदेव का सूचक क्या था? तो बैल का चिन्ह था। तो बैल की में से वो क्या करते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे सामानों को, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह उनको लेकर। इसीलिए कहा जाता है कि व्यापारिक संबंध में बैल का उपयोग पता चलता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, क्योंकि मैंने इसको कराया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किन चीज़ पर? आत्म और ब्राह्म में, कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में और डी मातृशक्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी मातृशक्ति में। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत ही कुशल थे। मैंने आपको बताया कि वो लोग मिट्टी के बर्तन में बहुत कुशल। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था, उसका विदेशों में भी निर्यात होता था, ठीक है ना। जोड़ी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज़ बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। मनका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये था मनका। मिट्टी के बर्तन का दूसरा स्वरूप है ये। पहले क्या बना था? मृद भांड, उसके बाद बना था मनका, ठीक है। देखते हैं आगे। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिला था, इससे सीधे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। उन्हें किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई। ये मूर्तियां मातृ देवी और प्रकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, सल, खड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, मृण मुद्रा और एक रूप लिपि है। मानकीकृत मापतौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित, ठीक, वे चक्के से परिचित थे। संभवतः आजकल के इक्के जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान, ईरान, फारस में व्यापार करते थे। ये जो व्यापार करते थे वो जिसमें नाम का बैल का उपयोग करते थे व्यापार के में, ठीक है ना। ये अफगानिस्तान और ईरान में चक्के वाली गाड़ी का, ठीक है। हड़प्पा शहरों में सबसे अनूठी व्यवस्था इसकी जल निकास प्रणाली थी। मैंने बताया कि वो जल के जो बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया हुआ था, ठीक है। निकासी कहाँ होगी, जल जमा कहाँ होगा, सब कुछ का। सड़कों तथा गलियों की ग्रिड पद्धति जालनुमा बनाया गया था। सड़कें सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा जान पड़ता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और फिर उनके अगल बगल मकानों का निर्माण किया गया। पहले क्या बनाई गई थी? तो नालियों के साथ गलियां बनाई गई और उन पर अलग अलग मकानों का निर्माण किया गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोटा, डी कोट दीजी, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी कोट दीजी। और ये क्वेश्चन किस में आया है? RAS और RTS राजस्थान के एग्जाम्स में आया है, ठीक है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए, कोट दीजी सिंध प्रांत आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर एक स्थित प्राचीन संत सभ्यता का एक केंद्र था। सर्वप्रथम इसकी खोज धूड़िया ने 1935 ईस्वी में की थी। इसकी खोज किसने की थी? कोट दीजी की तो धूड़िया ने 1935 ईस्वी में की थी। नियतम खुदाई 1953 में फजल अहमद खान द्वारा संपन्न हुई। और नियमित खुदाई किसके द्वारा संपन्न हुई? तो फजल अहमद खान द्वारा 1953 में, ठीक है। कोट दीजी के विस्तृत स्तर में कांस की चपटे, फलक वाली कुल्हाड़ी, तिराग्र, छेनी, अंगूठी व दोहरी की इकहरी चूड़ियाँ आदि वस्तुएं मिली हैं। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित था। कहाँ स्थित था? तो मोहनजोदड़ो के समीप। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।